तो भाई लोग, आज हम बात करने वाले हैं लुकिज्म के चैप्टर नंबर 401 के बारे में। और आप चाहो तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आपको एनिमेज और मानवास की एक्सप्लेनेशन देखना अच्छा लगता है। तो आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं शांगहुई को, जो अभी बात कर रहा होता है यूजिन से। शांगहुई कहता है, एक बूढ़ा इंसान और उसके सामने खड़ा है एक गंजा, और यहाँ पे एक बूढ़ा इंसान मैं भी हूँ जो थोड़ा सा गंजा है। यूजिन कहता है, आखिर तुम क्या बोल रहे हो? शांगहुई कहता है, नहीं चेयरमैन, कुछ भी नहीं, हम लोग बस हॉस्टल का काम तमाम करने ही वाले हैं, लेकिन यहाँ पे अचानक से कोई गंजा आ गया है जो हॉस्टल की मदद कर रहा है। यूजिन कुछ पढ़ते हुए कहता है, क्या एक गंजा इंसान जो उनकी मदद कर रहा है? कहीं उस गंजे के चेहरे में कोई निशान तो नहीं लगे हुए हैं? शांगहुई कहता है, हाँ बिल्कुल, लेकिन तुम्हें कैसे पता? यूजिन कहता है, वो जरूर जेरी क्वान होगा, उसे बिग डील के जेक किम ने वहाँ पे भेजा होगा। लगता है बिग डील हॉस्टल की मदद करने के लिए थोड़ा सा चालाक बन रही है। क्या तुम्हें कोई और मदद चाहिए? क्या तुम्हें बैकअप चाहिए? शांगहुई ने अभी तीनों लड़कियों को उठा रखा होता है और बोलता है, नहीं चेयरमैन, हमें और मदद की जरूरत नहीं है, हम लोग पहले ही हॉस्टल को अपने कब्जे में ले चुके हैं। लेकिन तभी यहाँ पे एक बंदा आता है और शांगहुई के ऊपर एक डंडे से अटैक करता है, लेकिन शांगहुई इस अटैक को डॉच कर लेता है। शांगहुई कहता है, अरे बच्चे, तूने तो मुझे डरा ही दिया था। यूजिन अब भी कॉल पे बोल रहा होता है, मिस्टर हान, आखिर वहाँ पे क्या चल रहा है? अभी जो एली होता है वो भी छटपटा रहा होता है और योंगचिल उसको कहता है, शांत हो जा, इतना ज्यादा मत हिल, अगर तू इतना हिलेगा तो तुम्हारे साथ की जो लड़कियां हैं हम उन्हें। और योंगचिल के इतना कहते ही यहाँ पे एक बंदा आता है और योंगचिल के ऊपर डंडे से हमला करता है, लेकिन योंगचिल इस अटैक को डॉच करके कहता है, वो आखिर ये कहाँ से आया? यूजिन अब भी कॉल पे बोल रहा होता है, मिस्टर शांगहुई हान, मिस्टर योंगचिल किम, आखिर वहाँ पे क्या चल रहा है? शांगहुई कॉल पे जवाब देते हुए कहता है, नहीं कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, अभी अभी हमारे ऊपर अटैक हुआ है। यूजिन कहता है, क्या अटैक हुआ है? लेकिन किसने किया? अभी हम देखते हैं यहाँ पे 4-5 बंदे डंडा लेके आ रखे होते हैं। शांगहुई कहता है, हे आखिर तुम लोग कौन हो? क्या ये भी हॉस्टल गैंग से हैं? ये लोग सच में हॉस्टल गैंग के हैं? अभी यहाँ पे जो बंदे एली लोगों की मदद करने के लिए आ रखे होते हैं उनमें से एक कहता है कि क्या आप सब ठीक हो? हम पास के ही रनवे फेम से आए हैं, हमने सुना कि आप लोगों की यहाँ पे फाइट हो रही है, इसलिए हम यहाँ पे आपकी मदद करने के लिए आए हैं। एली अभी खड़ा होता है और कहता है, आखिर तुम ये सब क्या कर रहे हो? यहाँ से चले जाओ, तुम लोग इनका सामना नहीं कर पाओगे। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम लोगों को चोट लगे, और ऊपर से इस सब का तुमसे कोई भी लेना देना नहीं है। ये हमारे अपने हॉस्टल का मामला है, ये हमारी फैमिली का मामला है। तभी जो ये बंदे होते हैं वो कहते हैं, नहीं, हम यहाँ से नहीं जाएंगे, हम यहाँ पे हॉस्टल को बचाने के लिए नहीं आए हैं, हम सबकी फैमिली ने हमें छोड़ दिया है। उसके बाद गैंगडोंग हमारे जैसे बच्चों के लिए एक उम्मीद की किरण बनी है। जब हमने सुना कि हॉस्टल उन बच्चों का ग्रुप है जो साथ में रहते हैं, जिनके पास रहने के लिए घर नहीं था, वो साथ में मिलके एक परिवार की तरह रहते हैं, इसलिए हम और हमारे जैसे और भी गैंगडोंग आ गए ताकि हम भी यहाँ पे अपना एक परिवार बना सकें। और जैसा कि तुम देख सकते हो, हम सब पहले ही एक परिवार बन चुके हैं। जितने भी घर से भागे हुए बच्चे या फिर निकाले हुए बच्चे यहाँ पे आ रहे हैं, वो सब के सब हॉस्टल की वजह से आ रहे हैं। हम यहाँ पे हॉस्टल को बचाने के लिए नहीं आए हैं। अगर हॉस्टल खत्म भी हो गई तो हम लोग दोबारा से यहाँ पे अपना एक परिवार बनाएंगे। यहाँ पे हम हॉस्टल को बचाने के लिए नहीं आए हैं, हम यहाँ पे अपनी फैमिली को बचाने के लिए आए हैं। यानी कि आसान शब्दों में ये जो बंदे होते हैं एली लोगों को अपनी फैमिली ही मान रहे होते हैं। अभी जो यूजिन होता है कॉल पे बोल रहा होता है, प्लीज वहाँ पे सिचुएशन कैसी है, मुझे समझाओ। शांगहुई कॉल पे कहता है, नहीं, यहाँ पे कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, यहाँ पे कुछ घर से भागे हुए बच्चे आए हैं जो यहाँ पे बस बातें कर रहे हैं कि उनको हॉस्टल की मदद करनी है। यूजिन कहता है, जितना जल्दी हो सके हॉस्टल को अपने कब्जे में लो। शांगहुई कहता है, चेयरमैन आप इतना ज्यादा चिंता क्यों कर रहे हो? यूजिन चिल्ला के कहता है, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, वो जो घर से भागे हुए बच्चे हैं उनकी वजह से पहले मैं हॉस्टल के ऊपर अटैक कर रहा था। वो बेघर लोग सारे के सारे ऐसे लोग हैं जिनकी ठीक से कोई पहचान भी नहीं हुई है। हम अब इस बात का अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि वहाँ पे और कितने सारे बेघर लोग होंगे। इसके बाद हम देखते हैं अभी काफी सारे बेघर बच्चों को जो एली लोगों की ही तरफ आ रहे होते हैं। यूजिन कहता है, हॉस्टल की वजह से ही मैंने तुम्हें वहाँ पे भेजा था, आखिर वो बेघर लोग वहाँ पे क्या कर रहे हैं? वो सारे के सारे गैंगडोंग इसलिए आए हैं क्योंकि वो एली जैंग को बहुत ज्यादा मानते हैं। अभी उन बेघर लोगों का कोई भी लीडर नहीं है। अगर वो सारे के सारे एक हो गए और एली जैंग उनकी लीडरशिप करने लग गया तो तुम्हारा मिशन फेल हो जाएगा। इसके बाद एली कहता है, हाँ तुम सबने सही कहा, मैं पहले ये देख नहीं पाया, लेकिन हम सब के सब गैंगडोंग हैं और हम सब लोग गैंगडोंग की रक्षा करेंगे। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं बिग डील का सीन। अभी यहाँ पे बिग डील के कुछ बंदे आपस में बात कर रहे होते हैं। इनमें से एक कहता है, तो व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर और हॉस्टल के आपस में पंगे हो रहे हैं। दूसरा बंदा कहता है,
हाँ, और हमारी तरफ से सिर्फ जेरी गया है उनकी मदद करने के लिए, लेकिन क्या जेरी अकेले ये कर पाएगा? अगला बंदा कहता है, मैंने जेक को देखा था, वो जेरी के हाथ में एच का साइन बना रहा था। अगला बंदा कहता है, मैं जानता हूँ वो जेरी है, लेकिन फिर भी उसको ध्यान से रहना होगा। तभी यहाँ पे लाइनमैन आता है और कहता है, हे अपने मुंह बंद करो। तभी ये बंदे लाइनमैन को कहते हैं, अरे लाइनमैन सॉरी, हमें माफ करना, हमें बस चिंता हो रही थी इसलिए हम ऐसी बातें कर रहे थे। अभी जो लाइनमैन होता है उसको वो पल याद आ रहा होता है जब जेरी ने वर्कर के एक एग्जीक्यूटिव को एक मुक्का मार के ही खत्म कर दिया था, यानी कि एक मुक्के में ही जेरी ने उस एग्जीक्यूटिव को हरा दिया था। और यही बातें याद करते हुए लाइनमैन कहता है, तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे तुम जेरी के बारे में काफी कुछ जानते हो। लाइनमैन के ही साथ साथ ये बात जेक ने भी बोली होती है, जो अभी लाइनमैन के ही पीछे खड़ा होता है। लाइनमैन अभी पीछे घूमता है और कहता है, जेक आखिर तुम यहाँ पे कब आए? जेक लाइनमैन के सर पे हाथ रखता है और कहता है, तो लाइनमैन आखिर तुम जेरी के बारे में क्या जानते हो? लाइनमैन कहता है, जेक आखिर तुम्हारा इससे क्या मतलब है? जेक अभी हल्के हल्के चल के एक स्माइल के साथ अपने मन में बोल रहा होता है, जेरी मैं जानता हूँ तुम्हारे लिए काफी भारी बोझ है, लेकिन आज के लिए तुम उस बोझ को अपने सर से हटा सकते हो। आज के दिन बिना हिचकिचाहट के तुम्हें फाइट करनी है। यानी कि जेक को भी ये बात पता होती है कि जेरी उसके सामने अपनी फुल पावर में फाइट नहीं करता है, क्योंकि जेरी के भी अपने रीजंस हैं। वो जेक के सामने खुद को उससे पावरफुल नहीं दिखाना चाहता, लेकिन क्योंकि अभी जेक जेरी के साथ नहीं होता, इसलिए जो जेरी होता है बिना किसी हिचकिचाहट के मैनेजर किम के साथ फाइट कर रहा होता है। अभी जो जेरी होता है मैनेजर किम के एक मुक्का मारता है खतरनाक सा, लेकिन मैनेजर किम अपने दोनों हाथों से इस मुक्के को ब्लॉक कर लेता है। बट उसके बावजूद भी ये मुक्का काफी ज्यादा खतरनाक होता है, इसलिए मैनेजर किम कहते हैं, ये सच में कमाल की पावर है, मुझे नहीं पता था कि तुम जैसा जवान लड़का भी यहाँ पे मौजूद है। लेकिन तभी जो जेरी होता है मैनेजर किम के मुक्का मार के उनको जमीन में चिपका देता है, लेकिन मैनेजर किम लास्ट मोमेंट में ही अपना सर साइड कर देते हैं, जिससे जेरी का मुक्का जमीन में जाके लगता है। वैरन अभी काफी ज्यादा हैरान होकर अपने मन में सोच रहा होता है, आखिर ये सब क्या है? क्या जेरी हमेशा से ही इतना ज्यादा ताकतवर है? ये हरामजादा यहाँ पे जेक की तलवार बन के नहीं आया है। इस वक्त जेरी यहाँ पे किसी की भी तलवार नहीं है, इस वक्त वो बस जेरी है। अभी मैनेजर किम जमीन में पड़े पड़े कहते हैं, तुम्हारा ये मुक्का किसी को जान से मार सकता है। इसके बाद मैनेजर किम उठ के जेरी के ऊपर काफी सारे अटैक करते हैं, लेकिन जेरी उन अटैक्स को डॉच कर लेता है। मैनेजर किम कहते हैं, तुम सच में काफी ज्यादा फास्ट हो, तुम कोई भी फालतू की मूवमेंट्स नहीं करते, तुम सच में कमाल के हो। और तभी जेरी एक और मुक्का मारता है मैनेजर किम के, लेकिन मैनेजर किम अपने दोनों हाथों से इस मुक्के को ब्लॉक कर देते हैं। अभी जो मैनेजर किम होते हैं वो जमीन में गिर जाते हैं। इसके बाद जेरी कहता है, सर क्या आप में इतना ही दम था? नहीं, मैं नहीं मानता। आप अपनी पूरी ताकत से फाइट करिए, मेरी चिंता मत करो, मैं आपकी पावर के हिसाब से अपनी पावर को बढ़ा लूंगा। और जेरी फिर से मैनेजर किम के ऊपर मुक्कों की बारिश कर देता है, और एक मुक्का जाके लगता है मैनेजर किम के पेट में, जिससे मैनेजर किम की हालत खराब हो जाती है। लेकिन उसके बावजूद भी मैनेजर किम एक स्माइल के साथ कहते हैं, छोटे चूहे कहीं के, तू अपनी पावर को मेरे हिसाब से बढ़ा लेगा तो कितना ज्यादा घमंडी है। ऐसा नहीं है कि अब तक मैं फाइटिंग में एफर्ट्स नहीं डाल रहा था, लेकिन मैं माफी चाहता हूँ, अब तक इस फाइट में मेरा पूरा फोकस नहीं था। तुम्हें और वैरन को देख के लगता है तुम दोनों एक दूसरे के काफी ज्यादा करीबी हो, इसलिए तुम दोनों को देख के मुझे मेरे दोस्त की याद आ गई। अभी मैनेजर किम जमीन में अपनी पकड़ बनाते हैं और इसके बाद जेरी के ऊपर मुक्कों की बारिश कर देते हैं। जेरी के काफी सारे मुक्के बजाने के बाद मैनेजर किम बिल्कुल किसी निंजा की तरह पीछे देखते हैं और कहते हैं, मैं सोच रहा हूँ आज रात को मैं अपने दोस्तों से मिलूं और हम साथ में बैठ के ड्रिंक करें। अपनी उम्र में जो तुम अपने दोस्त बनाते हो वो तुम्हारे सबसे अच्छे दोस्त होते हैं, और ये बूढ़ा इंसान इस बात की गारंटी देता है एक दिन तुम और वैरन भी एक दूसरे के काफी ज्यादा अच्छे दोस्त बन जाओगे, जो साथ में हंसा करोगे और साथ में ड्रिंक किया करोगे। लेकिन तभी हम अचानक से देखते हैं जो जेरी होता है उसके आगे वैरन आ गया होता है, और मैनेजर किम के सारे मुक्के वैरन के लगे होते हैं। अभी जो जेरी होता है हैरान होके कहता है, क्या तुमने मेरी मदद करी? वैरन कहता है, ये काफी अजीब है, भूल जा कि मैंने तेरी मदद करी, आजा हमें सबसे पहले उस बूढ़े को निपटाना होगा। और जेरी और वैरन साथ में अटैक करते हैं मैनेजर किम के ऊपर। मैनेजर किम भी फाइटिंग पोजीशन में आके कहते हैं, तो तुम दोनों एक साथ मेरे ऊपर अटैक कर रहे हो, क्या तुम दोनों ने पहले कभी साथ में फाइट करी है? लेकिन तभी जो वैरन होता है भाग के आता है और मैनेजर किम को पकड़ लेता है, और जेरी मैनेजर किम के एक मुक्का मारते हुए कहता है, लो सर, ये आया मेरा मुक्का। मैनेजर किम अपने मन में सोच रहे होते हैं, अच्छा अब मुझे समझ आया,
इन दोनों को साथ में मिलकर फाइट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये दोनों बिल्कुल बराबरी के हैं, इसलिए ऑटोमेटिकली इनका कोऑर्डिनेशन आपस में काफी ज्यादा अच्छा होता है। और जैसे ही अभी जेरी का मुक्का मैनेजर किम के मुंह पे पड़ने वाला होता है, तभी सीन शिफ्ट होता है। इसके बाद हम देखते हैं शांगहुल को, जो बेघर लड़कों को कुत्तों की तरह मार रहा होता है और मारते मारते बोल रहा होता है, हनी आखिर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तुम मुझे छोड़ के क्यों गई? मैंने एक नया घर भी लिया था, मैंने काफी मेहनत करी थी, पैसे भी बचाए थे ताकि मैं उन्हें तुम्हें सेंड कर सकूं, लेकिन तुमने मेरी अच्छाई का सिला दिया मुझे धोखा देके। मतलब जो शांगुई होता है अपनी बीवी का गुस्सा इन गैंगडोंग के लड़कों के ऊपर उतार रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ यांगचल एली के साथ फाइट कर रहा होता है और कहता है, शांगुई अपना मुंह बंद कर, तेरी वजह से मैं फाइट में फोकस नहीं कर पा रहा हूँ। यांगचल अभी एली के एक मुक्का मारता है, लेकिन एली इस मुक्के को डॉच कर लेता है। इसके बाद यांगचल एली के एक और मुक्का मारते हुए बोलता है, ओए बेघर लड़कों के राजा, मुझे सच सच बता, तुम सारे के सारे लड़के आपस में बहुत ही गलत काम करते हो, है ना? लेकिन अपने मन में यांगचल बोल रहा होता है, इसके अटैक्स को प्रिडिक्ट कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल है, ये बिल्कुल टॉम ली की तरह है, लेकिन फिर भी टॉम ली के जितना आने में अभी से काफी कुछ सीखना बाकी है। अभी जो एली होता है यांगचल के ऊपर बिल्कुल टॉम ली की ही तरह काफी सारे अटैक कर देता है, लेकिन यांगचल अपने दोनों हाथों से एली के अटैक को ब्लॉक कर रहा होता है और कहता है, तुम भी लड़कियों के साथ रहते हो, है ना? मैंने सुना है आजकल की लड़कियों को अपने से ज्यादा बड़े लोग पसंद आते हैं। और साथ ही साथ में यांगचल अपने मन में बोल रहा होता है, कुछ देर पहले इस बच्चे को देख के मुझे फर्स्ट जनरेशन के किंग की याद आ गई थी, लेकिन अब ऐसा लगता है इतनी देर से फाइटिंग कर करके ये थक चुका है, लगता है इसका काम तमाम करना अब आसान होगा। लेकिन एली से फाइट करते करते जो यांगचल होता है अभी एक कोने में आ गया होता है, जहाँ पे एक ग्रिल सी होती है। एली अभी यांगचल के बाल पकड़ता है और उसका सर इस ग्रिल के अंदर डाल देता है। इसके बाद एली कहता है, जैसा कि मैंने तुझे पहले कहा था, हम सब एक परिवार हैं। और एली लोहे का भी एक बार पकड़ के उसमें 90 डिग्री के एंगल में खड़ा हो जाता है, जहाँ से वो उछल के लात मारने वाला होता है यांगचल के मुंह पे। और जिस एंगल पे अभी यांगचल का मुंह है, ऐसे में उसके काफी गंदी पड़ेगी। यांगचल अभी अपने मन में सोच रहा होता है, ये साला हरामी ये थका नहीं है, ये बस थकने का नाटक कर रहा था। नहीं, एक मिनट रुको। लेकिन एली उछल के आता है और यांगचल के मुंह पे अपने दोनों पैरों से खतरनाक सी लात मारता है। और यही खतरनाक अटैक करने के लिए एली इतनी देर से एक्टिंग कर रहा था जैसे वो थक चुका है, ताकि यांगचल थोड़ा सा लापरवाह हो जाए। और अभी जो यांगचल के लात पड़ी होती है, ये लात काफी होती है यांगचल को निपटाने के लिए। यांगचल अभी लोहे की रॉड्स के ऊपर ही अनकॉन्शियस हो जाता है। और ये देख के जो शांगुई होता है काफी ज्यादा हैरान होके कहता है, आखिर ये सब क्या है? नहीं तो तुम मजाक कर रहे हो? यांगचल, मैंने तुम्हें कहा था लापरवाह मत होना। क्या ये सच में हो रहा है? हम व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर हैं। एली कहता है, एक बूढ़े को निपटा दिया है, अब 2 बूढ़ों को निपटाना बाकी है। शांगुई अपने मन में बोल रहा होता है, क्या हम हाई स्कूल के कुछ बच्चों को नहीं हरा पा रहे हैं? तभी यहाँ पे जो गैंगडोंग का एक बंदा होता है वो कहता है, हाँ आपने सही कहा, अब बस 2 बूढ़ों को निपटाना बाकी है। लेकिन तभी जो ये बंदा होता है, इसके चेहरे में अचानक से कहीं से कट्स लग जाते हैं। ना इस बंदे को और ना ही मुझे ये पता चलता है कि इसके ये कट्स कैसे लगे। अभी जो वैरन होता है उसके भी काफी कट्स लगे होते हैं और वैरन चिल्ला के कहता है, कोई भी हिलना मत, तुम जैसे हो वैसे ही रहो, अपनी जगह से मत हिलना, जब तक हम इस बारे में कुछ कर नहीं लेते तुम हिलना मत कोई भी। अभी जो जेरी होता है उसे भी खड़े खड़े काफी सारे कट्स लग गए होते हैं। और यार इतने सारे कट्स एक ही वक्त में जिस बंदे ने इन सब के मारे होते हैं वो होता है मैनेजर किम। मैनेजर किम अभी अपनी एक अलग ही फाइटिंग पोजीशन में आ जाते हैं और कहते हैं, बच्चों ये पहली बार हो रहा है, बॉस टॉम ली के बाद तुम वो पहले लोग हो जिनके सामने मैं ये इस्तेमाल कर रहा हूँ। बॉस टॉम के बाद तुम पहले वो लोग हो जिन्होंने मुझे ये इस्तेमाल करने में मजबूर कर दिया है। वैरन मुझे माफ करना, हमने यहाँ पे काफी सारा समय पहले ही बर्बाद कर दिया है, मुझे अभी अपना काम यहाँ पे पूरा करना होगा। अभी जो मैनेजर किम होते हैं उन्होंने यहाँ पे तारों का एक जाल बिछा दिया होता है, जिससे कि वो किसी के भी टुकड़े टुकड़े कर सकते हैं। मैनेजर किम इसके बाद शांगुई को कहता है, शांगुई हान हार मत मानो, ये लोग बस बच्चे हैं। शांगुई कहता है, तुम बच्चों ने इन्हें ये वायर्स यूज करने में मजबूर कर दिया, सालो हरामजादों। मैनेजर किम कहते हैं, हम व्हाइट टाइगर हैं, हम कभी भी फेल नहीं होते। लेकिन तभी यहाँ पे एक बंदा चलता हुआ आता है और कहता है, बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा, चाहे कितना भी मुश्किल काम हो, व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर कभी भी हारता नहीं है। मैनेजर किम तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पे सब कुछ संभालने के लिए। वो लोग कहते हैं ना, अपनी मंजिल को पाना तुम्हारे कंट्रोल में होता है, लेकिन तुम्हारी किस्मत तुम्हारे कंट्रोल में नहीं होती। बच्चों
हो सकता है तुम मेहनत करके एफर्ट्स लगा के अपनी मंजिल को बदल सको, लेकिन तुम्हारी किस्मत एक ऐसी चीज है जो एक पत्थर पे लिखी जा चुकी है, और हॉस्टल की किस्मत यही है कि आज उसका शिकार होगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितनी ज्यादा मेहनत करते हो, कितना ज्यादा तड़पते हो, हॉस्टल अपनी किस्मत से भाग नहीं सकती। लगता है अब तक तुम बच्चों ने काफी अच्छी फाइट करी। आखिर ये किसने सोचा था कि तुम बच्चे इतनी सारी प्रॉब्लम्स दे सकते हो हमें, लेकिन तुम्हें इस बात को एक्सेप्ट करना चाहिए कि कुछ चीजें बदली नहीं जा सकती। एली, क्या तुम मेरी बात समझ गए? और ये जो बंदा होता है और कोई नहीं बल्कि टॉम ली होता है। टॉम एली को कहता है, एली, आज ये बूढ़ा यहाँ पे तुम्हारा खेल खत्म करने के लिए आया है। और अभी एली टॉम ली को देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। पहले यहाँ पे मैनेजर किम अभी एली लोगों के ऊपर भारी पड़ रहा होता है, लेकिन उसके बावजूद अब यहाँ पे टॉम ली भी आ चुका है। और मुझे पर्सनली ऐसा नहीं लगता कि ये टॉम ली का मुकाबला कर पाएंगे, इसलिए आगे क्या होगा ये देखने में मजा आने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की एक्सप्लेनेशन भी अच्छी लगी हो, और अगर आप नेक्स्ट वीडियो मिस नहीं करना चाहते तो बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए अगली वीडियो का। और अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।